गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल्स। तो आज मैं बायोलॉजी का क्लास लेने वाला हूँ, द सेल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, आपने बहुत केमिस्ट्री का फ्लेवर लिया है, कुछ बायोलॉजी का भी बीच में फ्लेवर लेते रही। मैं बायोलॉजी का भी सारे वीडियो धीरे धीरे बनाने की कोशिश करूँगा, आपके सामने पहुँचाने की कोशिश करूँगा, धीरे धीरे आपके पास बायोलॉजी भी पहुँच सके। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ या फिर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि ये जो सेल जो चैप्टर्स है, ठीक है, सेल जो यूनिट है, ठीक है, सेल जो यूनिट है, इसमें कुछ आपको चैप्टर मिलेगा पढ़ने के लिए। सेल यूनिट ऑफ लाइफ है, मॉलिकुलर सेल का जो मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, सेल के अंदर क्या क्या मॉलिक्यूल्स होते हैं। दूसरी बात है कि आपका सेल, इसी चैप्टर में सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे, सेल के अंग क्या क्या है, ठीक है, और फाइनली हम लोग सेल साइकिल पे इसको ख़त्म करेंगे। तो चलिए हम लोग आज बेसिक आइडिया लेते हैं सेल के बारे में, जो कि एकदम कॉमन आइडिया होनी चाहिए कि सेल आखिर क्या है, किस तरह से, क्यों हम इसको बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ और फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ या फिर स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ बुलाया करते हैं सेल को। ठीक है, तो हम लोग सभी जानते हैं कि जो ये हम लोग अगर चारों तरफ देखते हैं कहीं भी, तो हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म देखते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म देखते हैं, आपने देखा है। तो हमारे मन में ये भी बात आती है कि आखिर लिविंग को डिसाइड कैसे करें कि ये लिविंग है, ठीक है, या फिर नॉन लिविंग है तो इसको कैसे डिसाइड करें या नॉन लिविंग है। ठीक है, तो देखिए एक्चुअली पहला चैप्टर जो फर्स्ट चैप्टर्स में लिविंग वर्ल्ड में हम लोग पढ़ के रखे हैं कि अगर लिविंग थिंग्स को डिफाइन करना है कि कोई भी चीज़ लिविंग है, तो कम से कम दो चीज़ याद रखें आप कि लिविंग और नॉन लिविंग में क्या है। ठीक है, कि लिविंग उसी को उसको बोलते हैं कि जो कि आपका जिसमें कि जो रिप्रोडक्शन कर सके, सबसे पहला चीज़ है कि रिप्रोडक्शन कर सके। ठीक है, आए कि यंग वन को तैयार कर सके, ठीक है, मतलब अपने जैसा, ठीक है, सिमिलर टाइप के ऑर्गेनिज्म को वो तैयार कर सके, उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। और वो जो ऐसा कर पाता है उसको बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स। दूसरी बात है उसमें ग्रोथ होनी चाहिए, बायलिंगुअल ग्रोथ होना चाहिए, मतलब कि एक्सटर्नल और इंटरनल ग्रोथ होना चाहिए, एक्सटर्नल और इंटरनल ग्रोथ होना चाहिए, मूवमेंट भी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ को देखते हुए ये लोग फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है कि लिविंग वर्ल्ड में कि किस तरह से लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को हम लोग करें। लेकिन यहाँ पे जो बात आती है कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स डिसाइड करते हैं, तो सबसे पहली बात है जिसके अंदर सेल मौजूद है, जिसके अंदर सेल मौजूद है उसको ही बोलते हैं हम लोग लिविंग कंपोनेंट। ठीक है, जिसके अंदर सेल, तो सेल क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। आपको लग रहा है कि यूनिट ऑफ लाइफ सुनने का मतलब है एक लाइफ की, समझ लीजिए यूनिट। ठीक है, अगर हमको लाइफ को किसी तरह का, मतलब कि लाइफ को आपको पता करना है कि लाइफ का यूनिट क्या है, किससे, मतलब कि यूनिट का मतलब है किस चीज़ से बना हुआ है। ठीक है, तो अगर लाइफ का यूनिट को पूछे तो बोलिएगा कि सेल इज़ द यूनिट ऑफ लाइफ। सिंपल है, सेल क्या है, यूनिट ऑफ लाइफ है। बाद में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है इसके डिफिनेशन में, आप स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बताते हैं इससे। तो हम लोग जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आप देख रहे हैं, सब कंपोज्ड ऑफ सेल से बने हैं। ठीक है, सेल से बने, लिविंग सेल से बने। तो और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से देख रहे हैं, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जैसे कि हम लोग केमिस्ट्री में बात करते हैं ना, जैसे कि एटम्स है, क्या कहते हैं ना, अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर को हम बुलाते थे एटम्स। तो यहाँ पे क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो अल्टीमेट पार्टिकल्स है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का अल्टीमेट पार्टिकल्स है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बुलाएंगे, लिविंग अल्टीमेट कंपोनेंट जो है क्या है, वो सेल है। ठीक है, और सेल के अंदर हम लोग को बहुत सारी बातें पढ़ने, सेल का सेल पढ़ना है, सेल के स्ट्रक्चर पढ़ने हैं, उसके अंदर उस सेल के क्या अंग होते हैं, ऑर्गेनल होते हैं, वो सब चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे धीरे धीरे इस चैप्टर्स के अंदर। सबसे पहले बात आती है सेल। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है सेल है, ठीक है, ये क्या है, सेल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सेल का, तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, इस डिफिनेशन का मीनिंग मैं आपको समझा रहा हूँ, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, फंडामेंटल, ठीक है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है सेल। स्ट्रक्चरल का मतलब है कि जैसे मान लें कि हमारे पास सेल है, ठीक है, आपको पता है, पहले प्रीवियस में ही पढ़ के रखे कि सेल है, सेल के कॉम्बिनेशन से आपका टिश्यू तैयार होता है, टिश्यू के
कंबाइंड होने से एक ऑर्गन बनता है, फिर ऑर्गन सिस्टम तैयार होता है, ऑर्गन सिस्टम से एक कंप्लीट बॉडी तैयार होती है। तो यहाँ पे भी वही कुछ बात होने वाला है। जैसे कि मान लें कि हमारा सेल है, ठीक है, अलग अलग सेल के अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, अलग अलग सेल है तो अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। आप इस चैप्टर्स में हम लोग डिस्कस भी करेंगे कि क्या क्या शेप हो सकता है सेल का, क्या स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। तो अलग अलग सेल का अलग अलग स्ट्रक्चर्स। से मैं बात करूँ आरबीसी का, रेड ब्लड सेल का, उसके अलग शेप है, ठीक है, अलग शेप है उसके, स्फेरिकल सेल भी है, तो उसका फंक्शन भी अलग है। मान लें कि लिवर जो हमारे बने हुए हैं हेपाटाइटिक सेल से बने हुए हैं, तो उसके भी कुछ स्ट्रक्चर्स अलग हैं, फंक्शन अलग है, ठीक है। तो अगर मैं किसी भी ऑर्गन से कोई सेल निकाल लूँ, सिंपल सी बात है, मान लें कि हमारे पास कोई ऑर्गन है, मान लें लिवर ही एक हमारा क्या है, ऑर्गन है, ठीक है, लिवर ही क्या है, ये ऑर्गन है। तो इससे मैं मान लें कि लिवर कोई ऑर्गन है, इस ऑर्गन से मान लें कि हम कोई भी सेल निकाल लेंगे, मान लें कि बहुत सारे सेल से बने हुए हैं, बहुत सारे कंपोनेंट सेल से बने हुए हैं, बहुत सारे सेल से ये बने हुए हैं। तो क्या होगा, सारे का जो स्ट्रक्चर्स होंगे समान होंगे, ठीक है, और फंक्शन भी उसका क्या होगा, समान होगा, ठीक है, लिवर्स की बात है। तो ऐसा सारे सेल का स्ट्रक्चर्स अलग और फंक्शन अलग होगा। और क्या होगा, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ वो लाइफ क्या है, सेल क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। तो सेल से कुछ रिलेटेड बातें जो है, ये तो बात समझ में आएगी, सेल हमारा बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल को डिस्कवर करने वाला सबसे पहले जो साइंटिस्ट था, सबसे पहला जो साइंटिस्ट था जो सेल का डिस्कवर किया था, वो रॉबर्ट हुक थे, जो कि डेड सेल का डिस्कवर किए थे, डेड सेल का डिस्कवरी किए थे रॉबर्ट हुक। और रॉबर्ट हुक जो डेड सेल की बात करें, हम डेड सेल की बात करें, DEAD, डेड सेल का मतलब यहाँ पे रॉबर्ट हुक का नाम आता है, ठीक है, रॉबर्ट हुक डिस्कवर किए थे उसको। और एक लिविंग सेल का है, तो उसको लिविंग हैक ने डिस्कवर किया था, ठीक है, उसको कौन डिस्कवर किया था, एंटोन वन लिविंग हैक ने डिस्कवर किया था, ठीक है, वो था लिविंग सेल की बात थी। तो ये है हमारा सेल। सबसे पहले देखिए कि सबसे मैं एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, सेल। मान लीजिए कोई सेल हम बना लेते हैं, यहाँ पे सपोज एक सेल हम यहाँ पे तैयार कर दिए, ठीक है, ये सेल तैयार कर दिए। तो सेल अगर हम तैयार किए तो सेल के अंदर क्या होते हैं, सेल के अंदर आपका न्यूक्लियस होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। और इसके जो आउटसाइड में है, आउटसाइड्स में देखते हैं, आउटसाइड्स में जनरली हम बात कर रहे हैं आउटसाइड में, ठीक है। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, आपके क्लास से प्रीवियस क्लास में जो पढ़े हैं, इसके आउटसाइड में जो है, ठीक है, न्यूक्लियस के आउटसाइड के इन्वायरमेंट में क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म होता है, एक विस्कस फ्लूइड होता है, ठीक है, एक विस्कस फ्लूइड होता है, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बुलाएंगे हम लोग, साइटोप्लाज्म बुलाएंगे, ठीक है। और इसी के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स रहते हैं, बहुत सारे आपको सेल ऑर्गेनल्स मिलेंगे, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स इसके अराउंड मिलेंगे, जो कि ये साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट किया करते हैं, खेला करते हैं, ठीक है, इस तरह से। ऐसा नहीं है, ठीक है, ये चीज़ है। और इसके ऊपर कुछ क्या बोलते हैं, इसके ऊपर क्या होते हैं, सेल के ऊपर, सेल क्या होता है, सेल के ऊपर एक मेम्ब्रेन भी होता है, इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। इसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। अब बात आती है कि जो सेल है हमारा, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर सेल वॉल भी होते हैं, लेकिन सेल वॉल कहाँ पे होते हैं, प्लांट सेल में होते हैं, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होते हैं। तो ये सब की जानकारी देने वाले साइंटिस्ट कौन थे, सेल के बारे में कुछ, जैसे मान लें इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर हुआ, ठीक है, तो कुछ ना कुछ सेल के बारे में आइडिया लगते गया धीरे धीरे। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जब डिस्कवर हुआ तो सेल का आइडिया पता चलने लगा कि सेल क्या है, सेल के अंदर क्या कंपोनेंट, क्या ऑर्गेनल्स हैं, क्या मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, ठीक है, क्या सबका अलग अलग फंक्शन है। तो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के डिस्कवर होने से ये सारी बातें सामने आया, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहली बात है, ये तो हम लोग डिटेल स्ट्रक्चर बाद में देखेंगे सब ऑर्गन का क्या है, कि सेल के अंदर कुछ ऑर्गन से बहुत सारे ऑर्गन पाए जाते हैं, गोल्गी बॉडी है, लाइसोजाइम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, फूड वैक्यूल्स है, ठीक है। तो ये सब, ये वैक्यूल है, बहुत सारे सेंट्रोसोम है, ठीक है। तो ये सब बात है। तो सबसे पहले अब देखिए, अब बात आता है कुछ ऐसे सेल हम लोग को ध्यान में रखना है, जैसे कि अगर कोई पूछा जाए
कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन होता है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल। तो स्मॉलेस्ट सेल सबसे होते हैं माइकोप्लाज्मा, सबसे स्मॉलेस्ट सेल क्या होता है माइकोप्लाज्मा। सबसे लार्जेस्ट सेल कौन होता है ऑस्ट्रिच का अंडा, मीन्स एग ऑफ ऑस्ट्रिच, सबसे लार्जेस्ट मतलब कि लार्जेस्ट सेल जिसको बोलते हैं। और सबसे लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में अंतर होता है। सबसे लॉन्गेस्ट सेल, ठीक है, लॉन्गेस्ट सेल होता है नर्व सेल, ठीक है, नर्व सेल, समझ रहे बात। सबसे लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल। और सबसे ज़्यादा जो डिवाइड करने वाला सेल रीजनरेटिव सेल, जो कि अपने आप से रिपेयर कर लेता है, अगर खराब भी होता है तो धीरे धीरे वो रिपेयर कर लेता है, वो होता है लीवर सेल। क्या होता है वो लीवर सेल। तो ये चीज़ ध्यान में रखेंगे कि लॉन्गेस्ट कौन है, लार्जेस्ट कौन है, स्मॉलेस्ट कौन है। ये सब आइडिया जनरल नॉलेज के टाइप पे होना चाहिए स्टूडेंट को। जब सेल आप पढ़ रहे हैं, सेल की जब स्टडी हो रही तो ये सब आइडिया होना चाहिए, कौन लंबा सेल है, कौन छोटा सेल है, कौन डिवाइडेबल सेल है, कौन नॉन डिवाइडेबल सेल है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि न्यूरॉन सेल जो होता है, नर्व सेल होता है, वो डिवीज़न नहीं करता है, डिवाइड नहीं कर पाता है, ठीक है। नर्व सेल का डिवीज़न नहीं हो पाता है, नर्व सेल डिवाइड नहीं करता, मतलब अपने से रिपेयर नहीं कर पाता है, इसलिए कि नर्व सेल में कुछ ऐसे जो ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स, वो पाए नहीं जाते जो कि डिवीजन में पार्टिसिपेट करता है। ऐसे मान लें, ठीक है, सेंट्रोसोम जिसको बोलते हैं। तो नर्व सेल होता है नॉन डिवाइडेबल सेल। अगर ये भी याद रखेंगे कि कौन सा सेल है नॉन डिवाइडेबल, वो है नर्व सेल, जो कि लॉन्गेस्ट सेल होता है, ठीक है। ये सब चीज़ है, तो ये सब चीज़ फंडामेंटल चीज़ सारे को आना चाहिए, ये सब सारी बातें सेल के बारे में। तो अब कहता है कि यहाँ से आ जाता है, स्टार्ट लेता है सेल थ्योरी में हम एंटर कर रहे हैं। सेल की थ्योरी क्या थी, ठीक है। तो सेल की थ्योरी के लिए दो साइंटिस्ट थे, एक आपका स्लीडन था और एक श्वान थे, ठीक है। एक बॉटनिस्ट थे, एक जियोलॉजिस्ट थे, ठीक है। तो स्लीडन जो थे वो अपने स्टडी कर रहे थे प्लांट सेल पे स्टडी कर रहे थे। उन्होंने अपने स्टडी से क्या पता चला कि जो प्लांट है डिफरेंट प्रकार के सेल से बने हुए हैं और डिफरेंट प्रकार के टिश्यू से बने हुए हैं, ठीक है। ये उनका ऑब्जर्वेशन था, उन्होंने जब स्टडी किया। तो उसी तरह से सिमिलरली जो ये श्वान की बात कर रहे हैं, वो जब अपनी स्टडी कर रहे थे, वो क्या थे, जूलॉजिस्ट थे। वो एनिमल सेल पे अध्ययन कर रहे थे, एनिमल सेल पे अध्ययन कर रहे थे। तो उनको भी पता चला कि डिफरेंस टाइप्स ऑफ सेल से एनिमल सेल में भी क्या है, डिफरेंट अलग अलग प्रकार के सेल है, अलग अलग प्रकार के टिश्यू है, ऑर्गन से, ये सब चीज़ उनको भी पता चला। और उनको ये भी पता चला कि सेल में क्या होता है, कि सेल की जो आउटर बाउंड्री है उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, ठीक है। ये सब स्टडी चला। और ये भी बात का पता चला जब स्टडी हो रही थी कि प्लांट के पास एक यूनिक कैरेक्टर है, प्लांट के पास एक यूनिक कैरेक्टर है। वो क्या यूनिक कैरेक्टर है, वो है सेल वॉल। प्लांट के पास यूनिक कैरेक्टर है। जब स्टडी हो रही थी तो ये भी पता चला कि प्लांट के पास एक यूनिक कैरेक्टर है, उसको बताया गया सेल वॉल, जो कि एनिमल के पास ये यूनिक कैरेक्टर नहीं है, ठीक है। यूनिक कैरेक्टर नहीं होता है सेल वॉल, सिर्फ एनिमल्स के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक है, ठीक है। बाद में सबका डिस्कशन होगा अलग अलग प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, सेल वॉल क्या है, सेल इन्वेलप क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ प्लांट और एनिमल में खास डिफरेंसेस पता चला। पहला कि उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक सीमित था, आउटर बाउंड्री तक, और उसका आउटर बाउंड्री क्या कह रहा था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब प्लांट सेल की बात आया तो वहाँ पे सेल वॉल भी आ चुका है, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे हो गया। अब यहाँ से एक सेल थ्योरी फॉर्मुलेटेड किया गया, ठीक है। ये सब मिला के कुछ बातें रखा गया। तो पहला तो थ्योरी सेल का थ्योरी बना। पहला जो सेल का थ्योरी बना, उस सेल का थ्योरी में बताया गया कि जितने भी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म बने हुए हैं, सेल और प्रोडक्ट ऑफ सेल से बना हुआ है। सेल थ्योरी ध्यान रखें, सेल थ्योरी में क्या है, सेल थ्योरी में सब चीज़ तो आपको समझा दिए। सेल थ्योरी दो साइंटिस्ट था, स्लीडन था और आपका स्वान था, स्लीडन था और स्वान था, ये था, ठीक है। एक थे जियोलॉजिस्ट, एक थे बॉटनिस्ट, दोनों अपना अपना अध्ययन करके कुछ अपने अपने राय दी, ठीक है। तो बात पता चला कि वो अपने प्लांट के बारे में कुछ बताया कि प्लांट डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बने हुए, डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू से बने हुए। एनिमल में भी वही बातें थी, और प्लांट के पास एक यूनिक कैरेक्टर है जिसको बोला कि सेल वॉल है। तो पहला थ्योरी का फॉर्मुलेट ये हुआ कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, पहला थ्योरी जो सेल थ्योरी था, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म made up of cell
and their product and product of cell इससे बना। दूसरा थ्योरी में थोड़ा सा क्या हुआ, दूसरा जो थ्योरी था वहाँ तक ये आइडिया नहीं था। ये जब दोनों स्टडी कर रहे थे इनके पास ये आइडिया नहीं आया था कि ये जो नया सेल आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है। ठीक है, ताकि सिंगल सेल तो नहीं है बॉडी में, हम लोग ट्रिलियन सेल से बने हुए हैं, बिलियन सेल से बने हैं, बहुत सारे सेल से बने हुए हैं। तो ये जो सेल आ रहा है, जो नया सेल बन रहा है, ये कहाँ से आ रहा है। तब यहाँ पे एक साइंटिस्ट आए रुडोल्फ वर्च्यू। ठीक है, यहाँ पे एक साइंटिस्ट आए रुडोल्फ वर्च्यू। इन्होंने बताया, तब जाके एक अच्छा मॉडिफिकेशन हुआ और कलेक्टिवली सेल थ्योरी दिया है। इन्होंने बताया कि जो भी, ठीक है, न्यू सेल जो आ रहा है, न्यू सेल एराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसके लिए एक टर्म भी है बायोलॉजी में, ठीक है, ओमनी सेलुला ई सेलुला। ठीक है, इसी को बोलते हैं ओमनी सेलुला ई सेलुला को बोलते हैं। इसका मीनिंग क्या है कि न्यू सेल कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल के सेल डिवीजन से आ रहा है, प्री एग्जिस्टिंग सेल के सेल डिवीजन से आ रहा है। ठीक है, न्यू सेल जो आ रहा है, न्यू सेल एराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये कहा कि जो नया सेल बन रहा है ये प्री एग्जिस्टिंग सेल, पुराने वाले सेल के सेल डिवीजन से बन रहा है। ये कौन बोले थे? रुडोल्फ वर्च्यू। तब ये सारे को मिला के कलेक्टिवली हमारा दो थ्योरी तैयार हुआ। इसी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, सेल थ्योरी के नाम से ये जाना जाता है। इसको क्या बोलते हैं? सेल थ्योरी। अब थोड़ा सा हम लोग कॉमन आइडिया लेते हैं। आप पहले भी पढ़े हैं कि जो सेल है, यहाँ तक मैंने आपको सेल थ्योरी की आइडिया दिया। कौन बताया था सेल थ्योरी के बारे में, किनका योगदान था सेल थ्योरी के बारे में? चिल्ड्रन, स्वान्स एंड रुडोल्फ वर्च्यू। ठीक है, ये सारे मिलके फॉर्मुलेट हुआ, मॉडिफिकेशन हुआ, तो दो सेल थ्योरी तैयार हुआ, जो आपको याद रखना है। ठीक है, अब बात आती है कि सेल दो प्रकार का होता है, आप पढ़ चुके हैं, प्रोकार्योटिक सेल और यूकार्योटिक सेल्स। ठीक है, प्रोकार्योटिक सेल और यूकार्योटिक सेल। तो प्रोकार्योटिक सेल का मतलब क्या है और यूकार्योटिक सेल का मतलब क्या होता है? एक आपने सुना होगा कि यूनिसेलुलर और एक मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब क्लियर है कि आपको, कि जो कि सिंगल सेल से बने हुए। मतलब क्या, इसका मतलब थोड़ा सा और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर का मतलब क्या होता है। यूनिसेलुलर, अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिज्म, तो हम पहला पढ़ते हैं क्या, जो कि लिखा हुआ है क्लियरली, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। आज सिर्फ आप देखिए, यूनिसेलुलर का मतलब सिंगल सेल से बना हुआ है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं क्या? यूनिसेलुलर। और मेनी सेल्ड ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं मल्टीसेलुलर, जो कि बहुत सारे सेल से बने हुए हैं। मल्टीसेलुलर जो सिंगल सेल से बने हुए हैं यूनिसेलुलर। मतलब बात ये है जैसे कि एमीबा हो गया, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल से बने हैं। तो बात ये है कि सिंगल सेल और मल्टी सेलुलर, हम लोग जो है क्या है, मल्टी सेलुलर है। एनिमल्स वगैरह क्या है, मल्टी सेलुलर है। तो ये लोग क्या है कि अलग अलग सेल से बने हुए हैं और इसके सारा सेल का मतलब कि हर एक फंक्शन को करने के लिए एक स्पेशलाइज सेल की ज़रूरत है, इसमें मल्टी सेलुलर। लेकिन यूनिसेलुलर का फीचर ये है कि सारा लाइफ प्रोसेस, सारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी ये सिंगल सेल ही परफॉर्म करके देगा। और ये जो होता है यूनिसेलुलर अपने आप में इमॉर्टल होता है, मरने वाला नहीं होता है। ठीक है, समझ रहे हैं, वो बताएंगे आपको। तो मल्टी सेलुलर में कहानी ये है कि मेनी सेल से बना हुआ है। मान लें हमारे पास लीवर सेल अलग है, हार्ट सेल अलग है, किडनी सेल अलग है, आई का सेल अलग है। अब इसका सबका स्पेशलाइज्ड फंक्शन है। ठीक है, बहुत मतलब कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो हो रहा है हमारे बॉडी में, लाइफ प्रोसेस चल रहा है, चाहे रिस्पायरेशन हो, ब्रीदिंग हो,
रिस्पायरेशन हो, ब्रीदिंग हो, एक्सक्रीशन हो, डाइजेशन हो, समथिंग जो भी हो रहा हो, उसके लिए अलग अलग स्पेशलाइज्ड ऑर्गन की ज़रूरत पड़ती है। अगर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन की ज़रूरत पड़ेगी तो स्पेशलाइज्ड टिश्यू होंगे, स्पेशलाइज्ड टिश्यू होंगे तो स्पेशलाइज्ड सेल भी आएंगे वहाँ पे। तो अलग अलग मेटाबॉलिक एक्टिविटी अलग अलग सेल हमको परफॉर्म करके देगा, ठीक है। लेकिन ये यूनिसेलुलर में ये कहानी नहीं है, सारा काम एक ही सेल करेगा। एनर्जी बनाना उसी का काम है। ब्रीदिंग, आपका रेस्पायरेशन, मतलब कि रेस्पायरेशन का मतलब ही होता है एनर्जी बनाना, उसी का काम है। एक्सक्रीशन वही करेगा, रिप्रोडक्शन वही करेगा, ठीक है। तो सारा सेल है यूनिसेलुलर में। ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटी are performed by the single cell, and in case of multicellular all the metabolic activity, all the life process is performed by a specialized cell, specialized tissue or specialized organ। ये होती है मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर में अंतर। आई थिंक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा व्हाट इज यूनिसेलुलर एंड व्हाट इज मल्टी सेलुलर। हम लोग मल्टी सेलुलर हैं, ठीक है, ठीक है। और मल्टी सेलुलर थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। मल्टी सेलुलर क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। और यूनिसेलुलर क्या होते हैं? थोड़े साधारण होते हैं, सिंपल होता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस। और इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये बात क्लियर होगी? ये हो गया यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। तो यहाँ पे बात आती है, अब मैं बता रहा था कि न्यूक्लियस के आधार पे, न्यूक्लियस के आधार पे सुनते रहिए आप, लेक्चर को ध्यान से सुनते रहिए। धीरे धीरे मैं बढ़ूँगा, लिखाऊंगा, इसलिए बायोलॉजी में लिखना भी जरूरी होता है, ज़्यादातर लिखने की बात। इसलिए अभी सुन रहे हैं, आपको याद हो जाता है, भविष्य की बात इस समय सुनते हैं आपको याद रहता है, और इसकी बात बहुत सारे निकलते भी हैं, इसलिए लिखना जरूरी है। इसमें कुछ आपका जो थोड़ा वर्ड वगैरह भी होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, उसके स्पेलिंग वगैरह भी थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो सारी बात को ध्यान में रखते हुए लिखना जरूरी है। ओवरऑल लिखना ही मेन चीज़ है, लिखने से आपका माइंड में बैठ जाएगा। अब बात आती है कि मैं प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक को मैं डिफाइन करना चाहता हूँ थोड़ा सा। तो ये प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक जो सेल आया, किसके आधार पे ये डिवीज़न हुआ है? ये इसका आधार था ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के आधार पे इसके डिवीज़न है। तो न्यूक्लियस के आधार पे डिवीज़न का मतलब ये होता है, ध्यान देंगे आप मेरी बात को, न्यूक्लियस के आधार पे अगर डिवीज़न हो रहा है तो वो डिवीज़न है प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक। सबसे पहली बात है, जिस सेल में न्यूक्लियस कहता है कि वेल डिफाइंड नहीं होता। पहले तो मैं बताना चाहूँगा प्रोकार्योटिक। प्रो का मतलब होता है आपका, एक तरह से बोल सकते हैं प्रिमिटिव होता है, ठीक है। प्रो का मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव। और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है। कैरियन का मतलब न्यूक्लियस होता है। तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस बोलिए, सिंपल न्यूक्लियस बोलिए, अनडेवलप्ड न्यूक्लियस बोलिए, जो नहीं बोल सकते। अब जिसके पास अनडेवलप्ड न्यूक्लियस है, जिसके पास पुराने न्यूक्लियस है, जिसके पास सिंपल न्यूक्लियस है, तो उसको हम लोग बुलाते हैं, पहला हुआ ये प्रोकार्योटिक सेल। उसको अब मन में आपका बात आ रहा हो कि प्रोकार्योटिक, ये अनडेवलप्ड न्यूक्लियस क्या होता है? तो अनडेवलप्ड न्यूक्लियस में घबराने की बात नहीं है। अनडेवलप्ड न्यूक्लियस को बोलते हैं जिस न्यूक्लियस पे कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। जिस न्यूक्लियस पे कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, मतलब कह सकते हैं कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म आपस में कांटेक्ट में होंगे। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म आपस में कांटेक्ट में होंगे, उसको बोलेंगे अनडेवलप्ड न्यूक्लियस, नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ठीक है। मतलब कि मेम्ब्रेन लेस न्यूक्लियस, उसमें मेम्ब्रेन नहीं, ठीक है, उसको बोलते हैं अनडेवलप्ड न्यूक्लियस। मतलब जो भी इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होंगे, जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे, वो क्या होगा? डायरेक्ट साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में आ जाएगा, डायरेक्ट साइटोप्लाज्म के कनेक्शन में रहेगा, ठीक है। मतलब कि वो उसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा। जिस न्यूक्लियस पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा उसको बोलेंगे अनडेवलप्ड न्यूक्लियस, ठीक है। और वो किसमें पाया जाता है? प्रोकार्योटिक सेल, ठीक है, प्रोकार्योटिक। यूकैरियोटिक की बात, यू का मतलब होता है ट्रू, यू का मतलब होता है ट्रू, और कैरियन का मतलब न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब डेवलप्ड न्यूक्लियस। डेवलप्ड न्यूक्लियस का मतलब है मेम्ब्रेन कंटेनिंग न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो। और आपस में साइटोप्लाज्म, जो यहाँ पे साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर
न्यूक्लियस के अंदर जो आपका कंपोनेंट मौजूद है वो उसका कोई कनेक्शन नहीं होगा बीच में, ठीक है, वो सेपरेट होंगे, ठीक है, वो सेपरेट होंगे। इसके अंदर उसके कोई जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए उस अंदर जाके फ्लोट नहीं करेगा, वो अपने बाउंड्री के अंदर ही रहेगा। उसको बोलते हैं हम लोग डेवलप्ड न्यूक्लियस, ठीक है। कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। न्यूक्लियर के अंदर जो भी मटेरियल है और साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी मटेरियल है, ठीक है, उसका मतलब कि कोई तरह का कांटेक्ट नहीं होगा, उसमें सेपरेट रहेगा। तो ये हो गया यूकारियोटिक में। दूसरा बोलता है यूकारियोटिक में कुछ फंक्शंस है कि मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल इसमें एब्सेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल जैसे कि गोल्जी बॉडी, मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल नहीं होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होंगे, लाइसोजाइम नहीं होंगे, ये सब चीज़ इसमें नहीं होता है यूकारियोटिक्स में, समझ रहे हैं। मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल वहाँ पे होंगे, मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल समझ रहे हैं। यहाँ पे यूकारियोटिक में क्या होता है कि जो बने हुए हैं आपका क्रोमोसोम जो बना हुआ है डीएनए से सिर्फ बना हुआ रहता है, लेकिन वहाँ पे डीएनए और प्रोटीन दोनों से बना रहता है। किसमें? आपका यूकारियोटिक में। राइबोसोम का टाइप जो इसमें होता है प्रोकारियोटिक भी 70S होता है, उसमें 80S होता है, 70S साइज होता है, ठीक है। 70S का मतलब होता है आपको कह सकते हैं एक 70S साइज को डिफाइन करता है, 80S भी साइज को डिफाइन करता है, ठीक है। और उसके बाद आगे हम लोग उसको देखेंगे, जब आपको लिखाएंगे हम प्रोकारियोटिक यूकारियोटिक तब सारा चीज़ को दिखाएंगे। तो आज मैंने आपको क्या किया, सिर्फ एक सेल का जनरल आइडिया दिया है। सेल क्या होता है, सेल थ्योरी क्या होते हैं, यूनिसेलुलर क्या है, मल्टी सेलुलर क्या है, प्रोकारियोट क्या है, यूकारियोट क्या है, ये सब चीज़ मैंने बताया। ये सारे चीज़ को मैंने आपको नेक्स्ट में हम यहाँ से इसके बाद हम आपको लिखाने की कोशिश करेंगे, आप उसको धीरे धीरे लिखते जाना। आई थिंक आपको सारी बात समझ में आएगा। अगर आपको सारी बात समझ में आएगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।